गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नवीन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका मनी। चैप्टर 3 तक 3 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम वाले। तो अब हम पढ़ेंगे मनी। बेसिकली आपकी लैंग्वेज में या मेरी लैंग्वेज में मनी होती क्या है? मनी आपकी जेब में पैसा है, मेरी जेब में पैसा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मनी। लेकिन नोट होना वो मनी नहीं है, लेकिन नोट के ऊपर क्या होना चाहिए? जो आप एक्सेप्ट कर ले या हम एक्सेप्ट कर ले, ऐसी मुद्रा, ऐसे नोट, ऐसी चीज जिसे आप और मैं दोनों के द्वारा क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती है। एक्सेप्टेबल क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती है। उसे क्या बोलेंगे हम? मनी। मनी क्या है? जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, हम अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? मनी। लेकिन अगर हम बात जाए पहले के जमाने में, तो पहले के जमाने में मनुष्य किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर निर्भर थे, नेचर पर निर्भर थे। नेचर। तो उस जमाने में हम जाएं तो क्या उस जमाने में भी मनी होती थी? नहीं, उस जमाने में मनी नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे उस जमाने में? जो पहले के लोग हैं वो किस पर निर्भर होते थे? प्रकृति पर। मतलब प्रकृति से ही जो मिलता था वो खा लेते थे और उसी में वो रह लेते थे। और तब क्या चलती थी? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं होती थी, जैसे मान के चलो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? मुझे फीस दे रहे हो। सैलरी से मैं वही चीज आपके पापा की शॉप से जाके क्या कर रही हूँ? खरीद रही हूँ। तो आप मुझे फीस दे रहे हो, मैं वही चीज आपके फादर को दे रही हूँ। तो ये क्या होता है? मनी। लेकिन पहले के जमाने में मनी चलती नहीं थी, तो आप क्या करते थे? आप मुझसे पढ़ते थे, आप मुझसे पढ़ोगे और उसके बाद क्या करोगे? जो आपके पापा की शॉप पे सामान मिलता है वो सामान क्या करोगे कि आप ये ले लीजिए। तो ये क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु का क्या करना? लेन देन करना। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? प्रकृति पर निर्भर थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो वो अपनी आजीविका प्रकृति से चलाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे वो उनका एक समूह बनता गया, बड़ा बड़ा विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे क्या हुआ? विकास होने लगा। और विकास के साथ साथ हमारे यहाँ क्या खुले? उद्योग, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे समूह में वो अपना क्या करने लगे? बिजनेस करने लगे। लेकिन हम आते हैं बार्टर सिस्टम, जो हमारे पहले चलता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी। वस्तु के बदले वस्तु। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या नहीं होती थी? मुद्रा नहीं होती थी। तो हम किससे करते थे? हमारे पास मान के चलो जैसे गेहूं है और हमें चाहिए शक्कर, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी शक्कर वाले को ढूंढते हैं और उससे बोलते हैं कि हमारे पास गेहूं है और आपके पास शक्कर, तो आप क्या ले लीजिए? हमसे गेहूं ले लीजिए और आप हमें क्या दे दीजिए? शक्कर दे दीजिए। तो हुआ ना वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। तो हम इसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हम आते हैं कि पहले के जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती होंगी लोगों को। तो वो क्या प्रॉब्लम थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली अब आज के जमाने में नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली आज के जमाने में बंद क्यों हुई, इसके कारण हम जानेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। तो पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। यदि हम बात करें कोइंसिडेंस की, तो कोइंसिडेंस यानी होता है संयोग, जो क्या हो? इत्तेफाक हो, कोई इत्तेफाक से हो, दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय कब होगा? जब एक व्यक्ति के पास वस्तु होगी और भी वस्तु के पास होगी और वो आपस में क्या करेंगे? वस्तु लेन देन के लिए क्या होंगे? स्वीकृत होंगे। यदि वो आपस में ही स्वीकृत नहीं है, दोनों ही वस्तु लेन देन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? दोहरे संयोग का अभाव। क्योंकि वस्तु विनिमय कब होता है? जब दो लोग आपस में वस्तु के लेन देन के लिए क्या हो? रेडी हो। तो डबल कोइंसिडेंस, क्योंकि ऐसा बहुत इत्तेफाक से ही होता है कि जब कोई चीज हमें चाहिए वो दूसरे के पास मिल जाए। तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर ए है, ए को चाहिए जूते और उसके पास, ए को चाहिए जूते और उसके पास क्या है? चावल।
तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, जूते हो। तो बी के पास गया, वो बोलता है कि मेरे पास चावल है, क्या आप मुझसे जूते लोगे? लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे जूते नहीं चाहिए। फिर वो सी के पास जाता है, सी भी मना कर देता है कि मैं चावल के बदले आपको जूते नहीं दे सकता क्योंकि मुझे चावल नहीं चाहिए। ऐसे ही वो व्यक्तियों को ढूंढता है। फिर एक के व्यक्ति जो क्या चाहता है, जो चावल चाहता है और क्या देना चाहता है, जूते। तो इसने किस व्यक्ति को ढूंढा जो इससे चावल ले सके और इसे क्या दे सके, जूते। तो यहाँ क्या हुआ, ए और के आपस में क्या है, इंटरेस्टेड है अपनी वस्तुओं का लेन देन करने के लिए। तो यही चीज है डबल कोइंसिडेंस, कि संयोग मात्र ही उसे अपनी वस्तुओं के लिए क्या मिलते थे, व्यक्ति मिलते थे जो उसे खरीद सके और उसे कुछ उसकी आवश्यकता का सामान दे सके। तो ये क्या होता था, एक संयोग मात्र होता था। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यदि वस्तु विनिमय प्रणाली में दो व्यक्ति आपस में इंटरेस्टेड है किसके लिए, वस्तु लेन देन के लिए, तो क्या मानी जाएगी वो वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन यदि दो व्यक्ति आपस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या होगा, वस्तु विनिमय का अभाव होगा, मीन्स दोहरे संयोग की कठिनाई। यदि केवल किसके कारण होगा, ये संयोग के कारण होगा। हम नेक्स्ट आते हैं अब डिफिकल्टी इन मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन मनी मेजरमेंट, मूल्य मापन में कठिनाई। तो देखिए इसमें पहले के जमाने में जब मुद्रा नहीं होती थी तो व्यक्ति किस चीज से अब बिजनेस करते थे, किस चीज से करेंगे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि पहले के जमाने में लोग किससे बिजनेस करते थे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ के आधार पर, क्योंकि पहले के जमाने में क्या नहीं होती थी, मनी मुद्रा नहीं होती थी। तो इसमें एग्जाम्पल हम देते हैं, मान के चलो ए है जिसके पास क्या है, एक बकरी है और वो क्या खरीदना चाहता है, घोड़ा, और घोड़ा वाला क्या खरीदना चाहता है, बकरी। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि आप बकरी ले लो और मुझे क्या दे दो, घोड़ा दे दो। लेकिन यहाँ बकरी की कीमत घोड़े के बराबर नहीं है, ये अब आज अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें मुद्रा का पता है, हमें मूल्य का पता है कि घोड़े इतने का आता है और बकरी इतने की आती है। लेकिन उस जमाने में ना हमें बकरी का मूल्य पता था ना घोड़े का। तो इसी बुद्धि के अभाव पर वो क्या करते थे, बकरी के बदले क्या ले लेते, घोड़ा ले लेते, क्योंकि उन्हें क्या समझ नहीं थी कि इसका मूल्य क्या होगा। तो बकरी और घोड़े के मूल्य मापन में कठिनाई आई ना उस टाइम पे। तो यही चीज है, एक कठिनाई क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली की, कि मूल्य मापन में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसकी कठिनाई आती थी, मूल्य मापन की, कि मूल्य का मापन सही कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। और जो करते थे वो किसके आधार पर करते थे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ के आधार पर करते थे। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट, भविष्य के भुगतान में कठिनाई। इसमें हम बोलेंगे कि आज हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, मान के चलो आज हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको साथ में लोन देंगे और उस पर क्या देंगे, 10%, बोलेगा 10% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट। तो वो क्या करेगा, 10,000 प्लस 1,000 जब उसकी डेट आएगी तो वो क्या करेगा, चुका देगा, क्योंकि आज क्या पता है उसे कि हम जो मुद्रा दे रहे हैं उसका मूल्य क्या है। भविष्य के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं आती अब। लेकिन पहले के जमाने में तो मूल्य होता ही नहीं था, मुद्रा नहीं होती तो वो क्या करते थे, मान के चलो किसी ने किसी से क्या लिए, 2 बोरी गेहूं उधार लिए। 2 बोरी की कीमत तब कुछ और थी और जब उसने 2 साल बाद लौटाए तो क्या पता उस 2 बोरी गेहूं की कीमत क्या हो। तो हम कह सकते हैं कि भविष्य के भुगतान में कठिनाई आती है। आज जो प्राइस है वो कल नहीं होगी। तो आज तो हम कह सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास क्या है, मनी है, लेकिन पहले के जमाने में नहीं होती थी। भविष्य के भुगतान में क्या आती थी, कठिनाई, क्योंकि वो अपनी समझ के आधार पर 2 बोरी गेहूं दे जाता था। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन स्टोरेज, स्टोरेज यानी संचय, भंडारण, स्टॉक। कि हम पहले आज के ज़माने में हमारे पास मनी है, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ जोड़ के एक अच्छा निवेश कर सकते हैं, अपनी जमा कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में हमारे पास मुद्रा नहीं होती थी तो व्यक्ति क्या संचय करता था। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में किस चीज़ का लेन देन होता था, वस्तुओं का, मीन्स दूध, फल, सब्जी, छोटी मोटी वस्तुएं। तो आप बताओ क्या दूध को अपन 1, 2 साल या 3, 4 साल रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, 1 महीना भी नहीं रख सकते। इसी और केवल मुद्रा को क्या कर सकते हैं, कितने भी समय हम रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि संचय में कठिनाई, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह भी थी कि हम उस चीज को क्या नहीं कर सकते थे, संचय नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर, हस्तांतरण में कठिनाई।
आज हमारे पास मनी है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम बाजार गए, बाजार में हमने कोई सामान खरीदा, हमने उस व्यक्ति को क्या दे दी, मनी दे दी। या फिर हम कहीं और काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली कहीं और रहती है, तो हम उनको क्या भिजवा सकते हैं, मनी। किसके द्वारा, बैंक। आजकल तो एटीएम कार्ड वगैरह चल गए तो ट्रांसफर आराम से हो जाता है, लेकिन उस जमाने में ट्रांसफर नहीं हो पाता था, तो किसमें कठिनाई आती थी, हस्तांतरण में कठिनाई आती थी। तो ये हो गई प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, इसे क्या बोलेंगे, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसकी कठिनाइयाँ हैं 5, दोहरे संयोग की कठिनाई, मूल्य मापन में कठिनाई, भविष्य के भुगतान में कठिनाई, और क्या, संचय में कठिनाई, हस्तांतरण में कठिनाई। तो ये टॉपिक हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, जो हमारे आज तो नहीं चलती लेकिन पहले चलती थी। तो इसके बारे में जान लिया कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पर, मनी पर। तो आगे देखिए, देखिए पहला हमने पढ़ा सीसी इकोनॉमी, ये था हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का। सेकंड आता है मनी। अब जो चैप्टर है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। मनी, मनी आया कहाँ से, मनी कहाँ का शब्द है, मोनेटा। किसका शब्द है, मोनेटा से आया है, MONETA, मोनेटा। कहाँ से आया है मनी, मोनेटा। और मोनेटा किसका दूसरा नाम है, देवी जूनो का, जो हमारे पहले के राजा महाराजाओं की क्या थी, देवी थी। वो क्या मानते थे देवी जूनो को, स्वर्ग का आनंद देने वाली। क्या मानते थे, स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी, मतलब स्वर्ग मतलब सुख, तो हम बोल सकते हैं सुखों की रानी। क्या बोलेंगे इसको, सुखों की रानी, सुखों की रानी बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग, स्वर्ग यानी सुख। तो और स्वर्ग, देवी जूनो को देवी क्यों कहा गया है, क्योंकि देवी जूनो क्या है, सुखों की रानी। और देवी जूनो का दूसरा नाम क्या है, मोनेटा। और मोनेटा से क्या आई, मनी, क्योंकि मनी भी क्या देती है, हमें कई तरह के सुख प्रदान करती है। ये सभी आपको पता होगा। तो मनी क्या है, मनी मोनेटा वर्ड से आया है। मोनेटा, मोनेटा किसका दूसरा नाम है, देवी जूनो का। देवी जूनो क्या है, पहले के राजा महाराजाओं की क्या थी, देवी थी, जिसको वो क्या करते थे, पूजते थे। उसे क्या बोलते थे, सुखों की रानी। तो मनी मोनेटा शब्द से आया, किसका नाम है, देवी जूनो का दूसरा नाम है। देवी जूनो को क्या बोलते थे पहले के राजा महाराजा, सुखों का आनंद देने वाली देवी। सभी सुखों का आनंद देने वाली देवी कौन सी थी, देवी जूनो। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर कि मनी क्या है। तो देखिए मनी क्या है, बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, मनी वर्ड कहाँ से आया ये पढ़ लिया, लेकिन हमने मनी की डेफिनेशन तो पढ़ी ही नहीं है। पहले मैंने बताया कि मनी क्या है। मनी, आपके पास जो नोट है, मेरे पास जो नोट है, वो क्या है, मनी, हमारी बेसिकली लैंग्वेज में। लेकिन लैंग्वेज क्या है, क्या हमारे जो 500, 1000 के नोट बंद हुए वो चल सकते हैं, नहीं चल सकते। पर वो तो नोट है, तो नोट क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि वो क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सामने वाला देगा लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी चीज जिसे आपस में दोनों व्यक्ति एक्सेप्टेबल करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकृत करें, वो क्या है, मनी। आपस में लेन देन के लिए जिस चीज से तैयार होते हैं वो क्या है, मनी। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हम, मनी क्या है। तो देखिए मनी क्या है, ये आया है मोनेटा वर्ड से। डेफिनेशन पढ़ें तो मनी इज एनीथिंग विच, मनी क्या है, मनी वह सब कुछ है विच इज यूज फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
मनी क्या है? मनी वह सब कुछ है जो किसके काम आती है? हमारे विनिमय के माध्यम के काम आती है। मतलब हम जिससे कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, जो हमारे लेन देन के काम आती है। मनी क्या है? मनी वह है जिसे आप और मैं, मनी क्या है? जिसे आप और मैं क्या करें? एक्सेप्ट करें। तो मनी क्या है? जो दो लोगों के द्वारा, जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, वो क्या है? मनी। मनी की डेफिनेशन बहुत अर्थशास्त्रियों ने दी है। हार्टले, विदर्स, किनले आदि लोगों ने क्या दी है? मनी की डेफिनेशन दी है, मार्शल ने आदि ने। तो हम जानेंगे कि सबसे पहला अर्थशास्त्री हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स ने क्या कहा था मनी के बारे में? मनी क्या है? मनी वह है जिससे हम वस्तु खरीद सकते हैं और हम बेच सकते हैं। मतलब क्रय विक्रय। क्या? क्रय विक्रय। तो हार्टले विदर्स के अनुसार मनी क्या है? मनी वह है जिसे हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है हमारा नेप के अनुसार क्या है? मुद्रा वह है जो किसी राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है, जिस पर क्या लगा दी जाती है? मोहर। हर राज्य की, हर देश की मुद्रा क्या होती है? अलग होती है। तो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वो क्या है? मनी है। हमारे यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपए। क्या है? रुपए। ये क्या है? हमारे यहाँ की मनी। तो नेप के अनुसार मनी क्या है? नेप के अनुसार मनी है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वह क्या है? मनी है। नेक्स्ट है मार्शल। मार्शल क्या है? मार्शल के अनुसार मनी क्या है? मनी वह है जो कोई व्यक्ति पूरी जांच पड़ताल के बिना उसे एक्सेप्ट कर ले, जो दो व्यक्तियों के बीच विनिमय का माध्यम बने, जिससे वो कुछ खरीद सके, कुछ बेच सके, तो वो क्या है? मनी ही। ऐसे ही बाकी इकोनॉमिस्ट ने भी किसकी डेफिनेशन दी? मनी की। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग। मनी सब कुछ है हमारे लिए, जो क्या है? हमारे काम आती है। किसके? लेन देन के काम आती है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हो गई मनी की डेफिनेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ मनी की। टाइप्स ऑफ मनी मुद्रा के प्रकार हैं। तो मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं? मुद्रा के 4 प्रकार हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली मुद्रा कौन सी होती है? पहली मुद्रा कौन सी होती है? आदेश मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा। सेकंड कौन सी होती है? आदेश मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिएट मनी। कौन सी बोलेंगे? फिएट मनी। नेक्स्ट आती है आपकी न्यास मुद्रा। क्या आती है? न्यास मुद्रा। सेकंड आती है आपकी पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा। और नेक्स्ट है आपकी शाख मुद्रा, क्रेडिट मनी। यह हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, मनी 4 प्रकार की होती है। आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, शाख मुद्रा। आदेश मुद्रा क्या होती है? आदेश मुद्रा समझ रहे होंगे, आदेश आ गए यहाँ पर। तो आदेश मुद्रा वह है जो क्या चलती है? सरकार के आदेश पर चलती है। सरकार के आदेश पर चलती है। तो आदेश मुद्रा क्या है? जो किससे चले? सरकार के आदेश से। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े दिन पहले क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। वहां पे 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। तो किसके आदेश पर हुए थे? सरकार के। तो क्या हम उन्हें यूज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश नहीं है। सरकार ने क्या कर दिया? उसकी बजाय नए नोट चला दिए। तो आदेश मुद्रा क्या है? जो किससे चलती है? सरकार के आदेश से चलती है। नेक्स्ट क्या है? न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होती है? न्यास मुद्रा होती है एग्जाम्पल के तौर पे चेक, जो एक व्यक्ति को विश्वास के बदले दी जाती है। जैसे चेक क्या है? चेक हालांकि होने को तो सरकार का आदेश से ही चलता है, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास पर क्या देता है? चेक। तो जो मुद्रा विश्वास पर चले, एक व्यक्ति के विश्वास से चले, वो क्या है? न्यास मुद्रा। सेकंड आती है पूर्णकाय मुद्रा।
पहले के जमाने में क्या होता था, मान के चलो एक रुपए का सिक्का है, तो वो 1 रुपए के सिक्के की कीमत पूरी 1 होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इस 1 रुपए में पूरा 1 रुपया ही लगा हुआ होता था। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, या फिर लोग सिक्कों को पिघला के वापस कुछ और बना लेते थे, क्योंकि वो किसका होता था, वो 1 रुपए का सिक्का किसके बराबर होता था, 1 रुपए के बराबर ही। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में मान के चलो 500 रुपए का नोट है, लिखा तो बहुत कुछ होता है उस पे, नोट पे बहुत कुछ लिखा होता है, तो क्या वो कागज 500 रुपए का हो गया? नहीं हुआ ना वो कागज 500 रुपए का। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था, जितने की मुद्रा है उतने का ही वो चीज बनी होती थी। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। तो पूर्णकाय मुद्रा ये होती है। नेक्स्ट आता है साख मुद्रा, जो अब प्रचलन में है, क्रेडिट मनी। साख मुद्रा क्या है? जो अभी हमारे देश में प्रचलन है, क्रेडिट मनी। सभी नोट, सभी सिक्के जो क्या है, क्रेडिट मनी, आज की मुद्रा। तो ये हो गया ये आपके टाइप्स ऑफ मनी। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मनी सप्लाई, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है? मुद्रा की पूर्ति वह है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मुद्रा की पूर्ति, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन इज मेजरमेंट। क्या यदि हम मुद्रा की पूर्ति का मूल्यांकन करें, मापन करें, तो वो कैसे करें? मुद्रा की पूर्ति को आप ऐसे समझिए, मान के चलो अभिषेक है और अभिषेक के वॉलेट में अगर 20 रुपए पड़े हैं, घर पे उसके पास 50 पड़े हैं, बैंक में उसके पास 4000 पड़े हैं, तो उसकी टोटल मनी क्या है? 4070। 4070 उसकी टोटल मनी है। कैसे है? क्योंकि अभिषेक के वॉलेट में 20 है, घर पे 50 पड़े हैं और उसके बैंक में कितने पैसे हैं? 4000। तो अभिषेक की पूरी मनी सप्लाई कितनी है? 4070। तो हम कह सकते हैं कि अभिषेक की पूरी जो टोटल मनी है वह क्या है? उसकी मनी सप्लाई है। लेकिन ये एक छोटे स्तर पे है। अभिषेक एक व्यक्ति है और केवल हमने अभिषेक की मनी सप्लाई बताई है। नेक्स्ट हम बताएंगे मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है? एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर सरकार के पास जितनी भी मुद्रा होती है या फिर जनता से जितनी भी कलेक्ट करती है, वह सरकार एक पॉइंट पर सरकार जनता से जितनी भी मनी कलेक्ट करती है, जितनी भी मनी कलेक्ट करती है या इकट्ठा करती है, वह क्या है? मनी सप्लाई है। क्या है? मनी सप्लाई। आया समझ में? मनी क्या है? एक पॉइंट पर पूरे देश की मनी निकालना, एक बिंदु पर, एक समय पर पूरे देश की मुद्रा का मापन करना, पूरे देश की जनता से मनी कलेक्ट करना, क्या है? मुद्रा की पूर्ति। तो ये क्या है? मुद्रा की पूर्ति। हम लिखेंगे इसे इफ रेफर्स, इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टोटल वैल्यू held by public at a particular point. तो इसका मतलब भी वही है जो मेरे यहाँ का इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या दर्शाता है? टोटल वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की पूरी वैल्यू जो किसके द्वारा प्राप्त की गई है? जनता के द्वारा प्राप्त की गई है। किस पर? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय के बिंदु पर,
एक समय के बिंदु पर जनता से जो भी सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है मुद्रा के मूल्य में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुद्रा जो सरकार को प्राप्त होती है किससे, पब्लिक से, हेल्ड बाय पब्लिक, जनता से प्राप्त होती है, वो क्या होती है, मनी सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक पॉइंट पर जनता से सारी मनी जो सरकार प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हो गई मुद्रा की पूर्ति। अब टॉपिक आता है कि हम मुद्रा की पूर्ति की डेफिनेशन तो जान ली, लेकिन हम इसका मापन कैसे करें। तो इसका मापन हम करते हैं मूल्य का मापन। तो देखिए एक्सप्लेन इज मनी मेजरमेंट। मुद्रा के मूल्य का मापन। तो हमारे देश में मुद्रा का मापन कैसे होता है, 4 चीजें जिससे मूल्य का मापन होता है, M1, M2, M3 एंड M4। तो हम जानेंगे क्या है M1, M2, M3 एंड M4। M1 क्या है, पहले M1 देखिए। M1 ही आपके लिए जरूरी है ज्यादातर अधिकतर। तो M1 क्या है देखिए, M1 है C प्लस DD प्लस OD बराबर टोटल वैल्यू ऑफ मनी। M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD। अब आप पूछेंगे इन तीनों का फुल मीन क्या है, तो C क्या होती है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब जनता के पास पैसा या जमा। नेक्स्ट आता है DD को आप बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। आपने कई बार सुना होगा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जनता का जो पैसा कहाँ है, बैंक में जनता है, जनता का बैंक में जमा। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, जनता का बैंक में जमा। अदर डिपॉजिट OD यानी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या होती है, जनता का बैंक में जमा या RBI के पास जमा या अन्य कोई और संस्थानों में जमा। तो करेंसी जो जनता के पास है, जो बैंक के पास है या और कहीं उसने अपनी पैसा दे रखा है, तो जनता का पूरा पैसा मिलाकर क्या कहलाता है, M1, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ मनी, मनी सप्लाई। तो C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। जनता का पैसा जहां जाए, चाहे उसके वॉलेट में हो, उसके बैंक में हो या और कहीं जमा हो। तो यदि हम देखें तो ये पूरा पैसा क्या है, M1। इसे हम क्या बोलेंगे, सरकार की तरफ से M1। तो हो गया C, DD और OD की फुल फॉर्म। M1 हो गया, लेकिन 4 माप है इसकी, M1, M2, M3 और M4। नेक्स्ट आता है M2। M2 क्या है, M2 जब हम निकालेंगे तो पहले ले लेंगे M1। तो M1 तो इसमें पूरी आएगी और लेंगे हम सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। देखो M1 में हमने जनता के पास पूरा पैसा ले लिया था, जनता के पास बैंक, अदर डिपॉजिट। लेकिन M2 में हम क्या करेंगे, M1 पूरा ले लेंगे, मतलब ये सारी चीज तो आएंगी ही आएंगी। और जनता का जो पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है वो भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि हम M1 में जनता का पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जो भी पैसा है, जो भी जमा है, वो भी हम M1 में ऐड करते हैं, तो वो क्या है, M2। नेक्स्ट आता है M3। ये भी क्या है, मूल्य का मापन। हम इसे क्या निकालते हैं, टोटल मनी, मतलब मनी सप्लाई। नेक्स्ट आता है M3। M3 में क्या करेंगे, देखिए M3 में भी वही M1 ले लेंगे हम पूरा। M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD।
क्या होता है, ओडी। तो M1 के साथ इसमें क्या लेंगे, टाइम डिपॉजिट्स विद सेविंग बैंक, मतलब M1 पूरा और बचत खातों में जनता का एक टाइम के लिए जो पैसा पड़ा है वो इसमें ऐड करेंगे। बचत खातों में जनता का जो पैसा एक समय के लिए ऐड पड़ा है वो इसमें M1 में ऐड करेंगे, तो वो क्या है, M3। M3 भी क्या है, मूल्य का मापन। M1, M2, M3 एंड M4। M4 में क्या लेंगे हम, M1 में हमने C प्लस डी डी प्लस ओडी ले लिया, M2 में हमने M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ले लिया, M3 में हमने M1 प्लस टाइम डिपॉजिट टाइम लिमिट से सेविंग बैंक का अकाउंट ले लिया। M4 में हम क्या लेंगे, M3 लेंगे। M4 में हम क्या लेंगे, M3 लेंगे। क्या लेंगे, M3 लेंगे, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। इसमें क्या लेंगे हम, नेक्स्ट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्या लेंगे कि डाकघर में जो भी हमारा पैसा जमा है, जो भी सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा जमा है, बचत खाते में जो जमा है, उसमें यदि हम M3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, M4। तो मुद्रा का मापन हम कैसे करेंगे, मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 इन चारों चीजों से हम मनी मुद्रा का मापन कर सकते हैं, लेकिन काम में क्या आता है, केवल M1 C प्लस डी डी प्लस ओडी। C प्लस डी डी प्लस ओडी। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जो जनता के पास है, डी डिमांड डिपॉजिट जो जनता का कहाँ है, बैंक में जमा है, ओडी जो अदर डिपॉजिट जो RBI या अन्य किसी संस्थान के पास है जनता का पैसा। तो जनता का पूरा पैसा मिलाने पे क्या बनता है, M1 मतलब मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति जो सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है। कंप्लीट, ये हो गया मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। जो मैं सलोनी खंडेलवाल नवीन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ेंगे लेक्चर 2 चैप्टर मनी का, लेक्चर 2 पार्ट सेकंड। पहले के चैप्टर में हमने जाना मनी क्या होती है, मनी के कितने प्रकार है, मनी को हम कैसे माप सकते हैं, और पहले के ज़माने में जब मनी नहीं होती थी तो हम किस चीज़ का उपयोग करते थे, बार्टर सिस्टम का। तो ये सभी हम पहले हमारे पार्ट में जान चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य हमारी बुक में कितने हैं, 4 कार्य, मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। तो पहला कार्य क्या है, मुख्य कार्य, सेकंड है सहायक कार्य, थर्ड है आकस्मिक कार्य और फोर्थ है अन्य कार्य। तो हम पहले कार्य पे आते हैं, मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी की मुद्रा हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, क्या क्या करती है, हम क्या क्या मुद्रा को यूज कर सकते हैं, कैसे हम मुद्रा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सभी इन कार्य के बाद में हम जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य में 2 कार्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं मुख्य कार्य में, 2 कार्य, मुद्रा के 2 कार्य है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो मुद्रा के मुख्य कार्यों में 2 कार्य आते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय के माध्यम से हम क्या समझते हैं, आप बताइए। विनिमय यानी क्या होता है, लेन देन। तो मुद्रा क्या है जो हमारे विनिमय का माध्यम बनती है। हम एक व्यक्ति से कोई वस्तु खरीद सकते हैं, दूसरे को बेच सकते हैं, हम किसी और चीज को उससे ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो लेन देन का माध्यम क्या बन रही है, हमारी मुद्रा। क्योंकि पहले के जमाने में जब मुद्रा नहीं चलती थी तो लेन देन का कोई माध्यम ही नहीं था। क्या थी, वस्तु थी, लेकिन हमने उसमें पाया कि उसमें बहुत सारी कठिनाई आई, तो हमने विनिमय का माध्यम किसको माना, मुद्रा को। तो आज के जमाने में हम जितने भी लेन देन करते हैं, चाहे बिजनेस हो, घर हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, सभी से किसका विनिमय करते हैं, मुद्रा का। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। क्योंकि यह कहाँ चलती है, यह सार्वजनिक है, सर्वग्राह्यता प्राप्त है मुद्रा को। क्यों प्राप्त है, क्योंकि यह सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह इसको यूज में लिया जाता है, कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो हम कह सकते हैं मुख्य का पहला कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या होती है, विनिमय का माध्यम होती है, हमारे लेन देन का तरीका होती है। नेक्स्ट कार्य आता है, सेकंड कार्य है मूल्य का मापक।
पहले के जमाने में आप बताइए, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो क्या हम मुद्रा को माप सकते थे? नहीं माप सकते थे, क्योंकि हमें मुद्रा का मूल्य पता ही नहीं था। लेकिन आज हम माप सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आज ये चीज वस्तु आ रही है तो वो कितने रुपए की आ रही है। तो मुद्रा से क्या हो गया, मूल्य का मापन संभव हो गया, विनिमय आसान हो गया, जिससे हमारी इनकम में हमें पता चलता है कितनी इनकम है, हमारी नेशनल इनकम का हम पता लगा सकते हैं। तो क्या है मुख्य कार्य, मुद्रा क्या है? मुद्रा मूल्य का मापक है। हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, हमारे देश के पास इतना पैसा है, या फिर हमारे पास इतना है। तो मूल्य का मापक। नेक्स्ट सेकंड कार्य आता है मनी का, फंक्शंस ऑफ मनी, सहायक कार्य। सहायक कार्यों में पहला कार्य है भावी भुगतान का आधार। भावी से अर्थ लगाएंगे आप फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, तो भविष्य भुगतान का आधार। पहले के जमाने में मुद्रा नहीं होती थी तो भविष्य के भुगतान में क्या आती थी? कठिनाई। इसीलिए किसका आविष्कार हुआ था? मनी का। तो मनी क्या करती है? भविष्य के भुगतान का आधार बनती है। मान के चलो आज हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, तो वो लोन किस बेस पे चुकाएगा? मनी के बेस पे, कि आज मैंने 2 लाख लोन लिया, उसमें हम 1% इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़े तो हमें उसे कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट प्लस जो हमने उससे राशि ली है। तो भविष्य के भुगतान का आधार बनती है मुद्रा। क्या बनती है? मुद्रा आधार बनती है। बिना मनी के हम भविष्य के भुगतान को डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना देंगे? नहीं कर सकते ना। तो भविष्य का भुगतान किससे डिसाइड करते हैं, किससे निश्चित करते हैं? मनी से। तो मनी क्या है? भविष्य का भुगतान का आधार बनती है। नेक्स्ट क्या है? मूल्य संचय का साधन। मुद्रा को हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जब चलती थी पहले के ज़माने में, या फिर वो नहीं चलती थी, या फिर उससे पहले कुछ और चलता था, तब हम किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तु का विनिमय करते थे, मतलब दूध, फल, सब्जी और छोटी मोटी चीज़ें। तो हम उन्हें ज़्यादा दिन संचय नहीं कर सकते थे, लेकिन हम मूल्य को, मुद्रा को संचय कर सकते हैं। हमारे पास हम वॉलेट में रख सकते हैं, हम बैंकों में जमा रख सकते हैं, तो हम उससे निवेश कर सकते हैं, हम उसको कहीं और जमा कर सकते हैं, किसी साहूकार के पास जमा कर सकते हैं। तो क्या है? मुद्रा को हम संचय कर सकते हैं। तो मूल्य संचय का क्या है? साधन है। क्या है? मनी। नेक्स्ट आता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। हम मनी को आराम से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम किसी को बेच सकते हैं, या फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम दूर बैठे हमारी फैमिली को हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए क्रय शक्ति का हस्तांतरण कैसे है। पहले के ज़माने में मुद्रा होती नहीं थी तो लोग बाग वस्तुएं तो बेच नहीं सकते थे, तो किस में आती थी? हस्तांतरण में कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन अब क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी में क्रय शक्ति का हस्तांतरण। यदि हमारे पास मनी होगी तो हम आराम से किसी व्यक्ति को परचेज कर सकते हैं, मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे कोई वस्तु हम बेच सकते हैं। तो मुद्रा का एक कार्य क्या है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। किसका हस्तांतरण करती है? क्रय शक्ति का। बताती है कोई भी व्यक्ति कहाँ तक परचेज कर सकता है, कितने रुपए तक परचेज कर सकता है, तो वो क्या है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट कार्य आता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में भी 3 कार्य है। सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय के वितरण में देखिए क्या है? सामाजिक आय मतलब पूरे समाज की आय, पूरे समाज की आय। हमारे देश में पहले उद्योग उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में उद्योग है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो उनसे जो हमें आय प्राप्त होती है वो पूरे किसको मिलती है? समाज को मिलती है। किसको मिलती है? समाज को मिलती है। पहले व्यक्ति को मिलती है, फिर समाज, फिर सरकार। तो हमारी जो इनकम है वो इनकम का हिस्सा सभी को प्राप्त होता है। तो मनी क्या है? सामाजिक आय का वितरण है, कि बड़े पैमाने पर जब उद्योग होगा, उत्पादन होगा, तो जो इनकम है, जो इनकम आएगी वो किस में बटेगी? पहले व्यक्ति में बटेगी, रोजगार बढ़ेगा, उससे जीवन स्तर बढ़ेगा और समाज के आय में वृद्धि होगी। जब समाज हमारा बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो सामाजिक आय में क्या होता है? मुद्रा का वितरण होता है। नेक्स्ट क्या है? साख का आधार। साख का, साख सबसे पहले हम समझेंगे साख क्या होती है। क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है? क्रेडिट होती है हम हमारे पैसे बचत करके कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में। बैंक में हमने क्या किया? जमा किया। तो बैंक उन जमा पैसों से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देती है? लोन देती है। तो इस जमा और लोन के अंतर्गत वो क्या देती है? एक इंटरेस्ट देती है। जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो अपना बचाती है वो होता है साख।
साख का आधार, हम क्या कर सकते हैं, उससे निवेश कर सकते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, बैंक जमा कर रही है, जमा के बाद वो लोन दे रही है, सब किससे हो रहा है, मनी से हो रहा है। तो मनी क्या है, साख का आधार है। नेक्स्ट क्या है, संपत्ति की तरलता। संपत्ति की तरलता मीन्स हम कभी भी हमारी मनी यूज ले सकते हैं, किसी भी वक्त हमारे पास कैश होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त हमें काम आ सकते हैं। तो यदि हमारे पास मनी होगी तो हम उसको काम में ले सकते हैं, हम कभी भी उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मतलब तत्काल प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अर्जेंटली यूज हम उसको कर सकते हैं। तो वो क्या है, मनी है। तो आकस्मिक कार्य के 3 कार्य भी कंप्लीट हुए। कौन कौन से, सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। नेक्स्ट आते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य के 2 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं, शोधन क्षमता और इच्छा की वाहक। आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति के पास जेब में 100 रुपये है, तो उसकी शोधन क्षमता कितनी है, 100, क्योंकि वो कितने खर्च कर सकता है, 100 रुपये खर्च कर सकता है। तो मनी क्या है, मनी शोधन क्षमता को बताती है किसी व्यक्ति की, कि एक व्यक्ति वही चुकाता है जो उसकी क्या होती है, शोधन क्षमता होती है, जितना वह चुका सकता है। जैसे उसके जेब में 100 रुपये है, तो उसकी शोधन क्षमता क्या है, 100 रुपये। तो मनी क्या बताती है, शोधन क्षमता को बताती है, भुगतान की क्षमता को बताती है किसी व्यक्ति की। नेक्स्ट आता है इच्छा की वाहक। मनी क्या होती है, इच्छा की वाहक। कोई व्यक्ति अपनी मनी को कैसे खर्च करता है, किस उपयोग में लेता है, या उसके ऊपर निर्भर करता है। सही बात है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। कैसे, वह चाहे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, वह चाहे तो इसे अपने पास स्टोर कर सकता है। वो किसके ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर। तो मुद्रा क्या है, इच्छा बताती है। इच्छा की वाहक कैसे, यदि किसी व्यक्ति की इच्छा कुछ खरीदने की है, कुछ बेचने की है, तो मनी आराम से उसको सहायता देती है कि आप ये खरीद सकते हो, आप ये बेच सकते हो। क्योंकि अगर उसके पास मनी होगी तो वो यह चीज नहीं सोचेगा, वो अपनी इच्छा की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो ये हो गए मुद्रा के 4 कार्य, मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। इन सभी के अंतर, इसके अंदर 2 कार्य थे, सहायक के अंदर 3 थे, आकस्मिक के अंदर भी 3 थे और अन्य कार्य के अंदर 2 थे। तो इन सभी कार्यों को आपने समझ लिया होगा। तो 4 कार्य आपके कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारे मुद्रा का महत्व। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी में देखिए कि मुद्रा का महत्व हमारे देश में किस प्रकार है। तो पहला देखते हैं हम, बाजार व्यवस्था की धुरी। क्या है, बाजार व्यवस्था की धुरी। सेकंड है आर्थिक विकास का मापक। थर्ड आता है विशिष्टीकरण या विभाजन। विशिष्टीकरण या विभाजन। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी का हमारे देश में एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट है और हमारे समाज में इम्पोर्टेंट है। देखिए बाजार व्यवस्था की धुरी। मनी क्या है,
बाजार में जो भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? मनी के द्वारा, चाहे खरीदना हो, बेचना हो, लेन देन हो, कोई भी चीज हो। तो बाजार व्यवस्था का केंद्र क्या होगा? मनी हो गया। कैसे? क्योंकि बाजार किसके बिना नहीं चल सकता? मनी के बिना। तो मनी क्या है? इंपॉर्टेंट हो। तो हमारे बाजार में किसका महत्व होता है? मुद्रा का। तो हम कह सकते हैं कि मनी क्या है? बाजार व्यवस्था की धुरी है। नेक्स्ट है अर्थ विकास का मापक। अर्थ विकास का मापक कैसे होगा? मनी से हम एक व्यक्ति की इनकम देख सकते हैं, एक व्यक्ति से हम समाज की इनकम देख सकते हैं और समाज से हम हमारे राष्ट्र की इनकम देख सकते हैं। तो हमारे अर्थ विकास का मापक है कि आज हमारे व्यक्ति की इनकम 20 है, कल 50 होती है, 100 होती है। तो इसके विकास को देख सकते हैं हम। हमारे राष्ट्र की इनकम जैसे मान के चलो 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो हम विकास को देख सकते हैं कि आज इनकम कितनी है और 2 साल बाद इनकम कितनी होगी। नेक्स्ट होता है विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन। मनी से हम किसी चीज को विशिष्टीकरण व विभाजन प्रदान कर सकते हैं कि यदि हमने कोई वस्तु बनाई है तो उसका विशिष्टीकरण मीन्स वो कितने पैसे की है। 20 रुपए की होगी तो वो विशिष्टीकरण होगी, लेकिन अगर 40 की होगी तो और विशिष्टीकरण होगा उसमें। और श्रम विभाजन मीन्स रोजगार की वृद्धि भी होगी, क्योंकि उसमें श्रम विभाजन भी हुआ होगा, लोग भी ज्यादा लगे होंगे और उसमें मेहनत भी लगी होगी। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन में किसका महत्व है? मनी का महत्व है। नेक्स्ट आता है बचतों के निवेश में परिवर्तन। बचत क्या होती है? देखिए, एक व्यक्ति अपने पैसे कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है और उसी बैंक में जमा को बैंक में हमने जमा किए, मान के चलो 10 लाख रुपए हो गए। अब उस 10 लाख को वो एक बार में निकाल कर क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। तो बचत इन्वेस्ट कर सकता है और उसी इन्वेस्ट को बाद में चेंज कर सकता है, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो बचतों के निवेश में परिवर्तन भी किससे होता है? मनी से। तो मनी का यहाँ भी महत्व है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। मनी क्या बनती है? अगर एक व्यक्ति के पास मुद्रा है, मनी है, और वो कितनी है वह उसके समाज में प्रतिष्ठा को बताती है, समाज की प्रतिष्ठा का सूचक होती है। तो मुद्रा का महत्व हो गया। आर्थिक विकास का मापक होती है, सामाजिक सम्मान को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक विकास को माप करती है, विशिष्टीकरण बताती है और बचतों के निवेश में परिवर्तन होता है। इन सभी बिंदुओं से हम देख सकते हैं कि मुद्रा का हमारे देश में बहुत महत्व है। क्या है? बहुत महत्व। सभी जगह पे मुद्रा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि मुद्रा के प्रचलन को, मुद्रा के उपयोग को हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। हमें हर चीज में मुद्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मुद्रा अनियंत्रित होगी, क्या होगी? अनियंत्रित होगी तो क्या बढ़ेगी? यदि मुद्रा अनियंत्रण होगी तो हो जाएगी हमारे देश में मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति से हमारे देश को क्या होगा? काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, मीन्स लॉस। तो हमें हमारी मुद्रा मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश, किसी भी समाज या राष्ट्र को मनी का उपयोग क्या करना चाहिए? बहुत संभल कर करना चाहिए, मीन्स कंट्रोल करके उसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि अनियंत्रित हो जाए। तो हमारे कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा का जो उपयोग है वो नियंत्रण में होना चाहिए। यदि मुद्रा का प्रयोग अनियंत्रण है तो क्या बढ़ेगा? मुद्रा स्फीति। और मुद्रा स्फीति से हमारे देश को क्या उठाना पड़ सकता है? नुकसान उठाना पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। अब आप बोलेंगे मुद्रा स्फीति क्या है? तो मुद्रा स्फीति क्या है? देखिए, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मुद्रा के मूल्य में कमी होना। क्या होना? मुद्रा के मूल्य में कमी होना। तो क्या कहलाती है? मुद्रा स्फीति कहलाती है। यदि हमारे देश में मुद्रा स्फीति होगी तो हमारे देश को क्या होगा? नुकसान होगा। समझ में आ गया मुद्रा स्फीति? आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण होता है किसी भी जो चीज चल रही है उसको बंद करके कोई नई चीज चलाना। आपने देखा होगा नोटबंदी की थी, अभी हुई है नोटबंदी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लास्ट टॉपिक है आपका विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट क्या हो गए? बंद हो गए। और क्यों हुआ था ये? क्योंकि हमारे यहाँ क्या बढ़ी थी? ब्लैक मनी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, ये सभी बढ़ गई थी। इसी चीज को रोकने के लिए पीएम ने क्या किया? उन्होंने नए नोट चलाए। क्या किया? नए नोट चलाए। तो कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी आदि गलत चीजों को रोकने के लिए
पुरानी चीजों को बंद कर उनके बदले नई चीज चलाना, नई चीज प्रचलन में लाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। पुरानी मुद्रा को बंद कर दूसरी मुद्रा, नई मुद्रा का उपयोग करना, नई मुद्रा प्रचलन में लाना, राज्य द्वारा नई मुद्रा बनाना, वो क्या है? विमुद्रीकरण। आगे समझ में विमुद्रीकरण क्या है? नई पुरानी मुद्रा बंद करके, क्यों बंद की? कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी आदि को रोकने के लिए। तो इन सभी चीजों को बंद करने के लिए पुरानी मुद्रा बंद कर, पुरानी मुद्रा का प्रचलन बंद कर, नई मुद्रा उसके बदले में चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो आज ये मनी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसमें जो भी